नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों की एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि जैसे ही मैट्रिक और इंटर का परीक्षा समाप्त होगा उसके 5 से 10 दिन के बाद आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। लगभग मान के चलिए दोस्तों 10 मार्च या फिर 15 मार्च से दोस्तों आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। टोटल दोस्तों आप लोगों का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो है वह प्रश्नवाली की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉटफ्राइड एक्नेवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का? ये जो आपका कथन है दोस्तों, ये कौन से अर्थशास्त्री ने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। ये जो आपका कथन है ये अल्फ्रेड मार्शल का कहना है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही व्याख्या करना कठिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। 5 नंबर प्रश्न देखिए, परास का क्या अर्थ है? आपको बताना है दोस्तों परास का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, इसे दोस्तों परास कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न है, लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? ये आपको बताना है। कालिक, मात्रात्मक, स्थानिक या फिर गुणात्मक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुणात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? उप शीर्षक, शीर्षक, अवशीर्ष, स्तंभ शीर्षक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अवशीर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है, आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? ठीक है, आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वतंत्र चर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, समांतर माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, बहुलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? समांतर माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, बहुलक? ये बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों के 4 भागों में विभाजित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 भागों में विभाजित करता है? ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? परास गुणांक, विचरक गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें से सभी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है?
पराश, माध्य विचलन, मानक विचलन, या फिर आपका है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है माध्य विचलन। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरक गुणांक का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो विचरक गुणांक का जो सूत्र होता है दोस्तों ये आपका होता है मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन बाय समांतर माध्य। क्या होता है, मानक विचलन बाय समांतर माध्य गुना 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना 100। मानक विचलन आपका कितना दिया हुआ है 16, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, गुना करेंगे कितना से 100 से, काट देंगे दोस्तों 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 16 दूना 32%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 दूना 32%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सह संबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सह संबंध के संख्यात्मक माप है। आरेखीय सह संबंध, रेखीय सह संबंध, दोनों रेखीय तथा आरेखीय सह संबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेखीय सह संबंध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, यदि दो चरों के बीच सह संबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सह संबंध गुणांक का मान क्या होगा। 0, 1, 0.9, -1। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न आपका कोटि सह संबंध। ठीक है, कोटि सह संबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। कार्ल पियर्सन, फिशर, स्पीयरमैन, या फिर एडम स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सूचांक खुदरा कीमतों की औसत परिवर्तन को मापता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उपभोक्ता कीमत सूचांक। आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, लेस पेयर। ठीक है, लेस पेयर का कीमत सूचांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, लेस पेयर का कीमत सूचांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वर्तमान अवधि की कीमत, वर्तमान अवधि की मात्रा, आधार अवधि की कीमत, आधार अवधि की मात्रा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आधार अवधि की मात्रा। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मदों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचांक को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सरल समूहित सूचांक, सरल मूल्य अनुपात सूचांक, भारित सूचांक। ठीक है, ये आपका तीनों सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग क्लास 11th के बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ फ्री, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का MCQ प्रश्न चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।